इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को, उसमें वाकई वो अपने बयानिए से पीछे हट गए हैं। किसी और मुल्क की जंग खुद नहीं लड़नी, और तमाम मुल्कों से उन्होंने हमेशा कहा कि मैं कोई एंटी अमेरिकन नहीं हूँ। कि बाजवा साहब ने खालिद हुसैन हकानी साहब के थ्रू वहाँ पे लॉबिंग के जो भी सिलसिला था, ये तो तारीख इसी तरह लिखी जाती है ना, जब आहिस्ता आहिस्ता शवाहिद बाहर आती है, कागजात बाहर आती है। ननकाना साहब ने मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर वारिस अली नामी शहरी की जान ले ली। क्या वजह है इन केसेस के बढ़ने की और उनको रोक कैसे सकते हैं? देखिए, तौहीन मजहब का इतना एहतराम करने वाले लोग जो लोगों को सड़कों पे मार देते हैं, मैं समझता हूँ कानून को इतना सख्त होना चाहिए कि उनको भी फिर सजाएं दें, क्योंकि जो मजहब की तौहीन वो भी कर रहे हैं। मजहब ने ये इजाजतें उनको नहीं दी है कि कानून को इस तरीके से अपने हाथों में लें, लोगों की जानें ले लें। जब इस तरीके से हम तमाशे बना देंगे जो सच होगा वो भी झूठ कहलाएगा। मिशन अमन है, इसका बुनियादी मकसद क्या है? कितने ममालिक इसमें शरीक हुए? ये एक बेहतरीन सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान नेवी की, जो 2007 में शुरू हुई और उस वक्त दुनिया की 28 नेवी जो थी उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उनके जहाज़ों ने, हेलीकॉप्टर्स ने 8वीं दफ़ा 8th एडिशन जो है वो शुरू है और इस दफ़ा 50 मुल्कों ने इसमें हिस्सा लिया है। समंदर पे अमन भी कायम रहे और उसका सही इस्तेमाल पूरी दुनिया के लोग करें। नसीम साहब, हर दफा की तरह इस दफा भी PSL बेहतरीन एक एक्साइटमेंट के साथ आ रहा है। पहला मैच है आज और जाहिर है हमारे जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं वो आज हमें नजर आएंगे मैदान में उतरते हुए। देखिए, अब तक जितने भी PSL हुए हैं वो मजीद बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। सुमैया, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाई देती है, इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कहीं और नहीं होती जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग में खेली जाती है। हमारे नेल बाइटिंग मैचेस होते हैं, आखिरी ओवर में रिजल्ट आ रहा होता है, ऐसा दुनिया की किसी लीग में नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अगर आज हम मुल्की सियासत का निचोड़ निकालें तो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक हालिया इंटरव्यू जिसमें शदीद बहस जारी है। इमरान खान ने इसमें कहा, अपनी हुकूमत गिराने में अमरीकी साजिश के बयानिए पर मौक़िफ़ थोड़ा तब्दील किया और उन्होंने ये कहा कि अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार में अमरीका के बजाय साबिक़ आर्मी चीफ करार देते हैं। साबिक़ आर्मी चीफ सुपर किंग थे और सारे इख्तियारात उन्हीं के पास थे। साबिक़ आर्मी चीफ के फेवरेट मौजूदा वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला उन्होंने पहले ही कर लिया था और साबिक़ आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ के करीबी ताल्लुकात थे और इन्हीं ताल्लुकात के नतीजे में रजीम चेंज ऑपरेशन की राह हमवार हुई। सवाल ये है नाज़रीन, क्या इमरान खान अपने बयानिए से क्या एक कदम पीछे हट रहे हैं और क्या वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं था बल्कि साबिक़ आर्मी चीफ थे हुकूमत गिराने के जिम्मेदार? क्या इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बारे में अपने मुस्तकबिल के अज़ाइम, पॉलिसी और सोच को वाज़े करते हुए ये बयानिया बनाने की कोशिश की है कि अब अगर हुकूमत में आएँ तो इस्टेब्लिशमेंट को कानून और आइन से बाला कोई किरदार अदा करने नहीं देंगे? इमरान खान के इस बयान के बाद उनकी सियासत और आने वाले इंतखाबात पर असरात क्या पड़ेंगे? और दूसरी तरफ जहाँ जिक्र हो रहा है इंतखाबात का, तो पाकिस्तान के दो बड़े सूबे पंजाब और KP, जहाँ पर सूबाई असम्बलियाँ तहरील हुए अब 23 दिन से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर अदालती हुक्म के बावजूद अब तक नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान ही नहीं हो पाया। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सूबाई असम्बली अगर अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल होने से पहले तहलील कर दी जाए तो 90 रोज़ के अंदर अंदर वहाँ पर नए इंतखाबात होना लाजिम है। यूँ अप्रैल के महीने में दोनों सूबों में इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। क्या इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाएगा? और अगर इलेक्शन कमीशन वक्त पर इंतखाबात नहीं कराता तो क्या तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर देगी? मगर इस तहरीक का फ़ायदा क्या होगा? महंगाई के गम में आसूदा आवाम क्या जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनेंगे? आवाम नाज़रीन पहले ही महंगाई समेत शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ऊपर से हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए शराइत पर अमल दरामद तेज़ करते हुए बिजली की कीमतों में इजाफा और सब्सिडी ख़त्म करने का प्लान भी मंजूर कर लिया है। अब इस प्लान के तहत जून तक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी होगी और मार्च 2023 से बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर सब्सिडी खत्म हो जाएगी। बरामदी शोबे के लिए बिजली पर 12 रुपये 13 पैसे फ़ी यूनिट की सब्सिडी वापस हो जाएगी और जून 2023 तक बिजली सार्फी से 250 अरब रुपए रिकवर किए जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि गरीब पर मजीद महंगाई की बिजलियाँ गिरेंगी।
क्या इत्तेहादी हुकूमत आवाम को इन्हीं मसाइल से उलझाकर आम इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करती रहेगी? क्या वाकई आम इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की जा सकती है मजीद? इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें हमारे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हसन खाबर साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हसन खाबर साहब, कुछ सवालात हैं जो कि लोग भी आपसे करना चाहते हैं और अपोजिशन तो इसको एक ज़ाहिर प्रोपेगेंडा बन रहा है ना, और उसको तो एक कहते हैं ना कि एक नया एक चीज़ मिल गई जिस पर वो मज़ीद उसको उलझा सकें आवाम को। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को, उसमें वाकई वो अपने बयानिए से पीछे हट गए हैं, या फिर वो ये बताना चाहते थे कि हमें अपने जो दीगर ममालिक हैं उनसे अपनी खारजा पॉलिसी और दीगर जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब नहीं करना चाहिए और उनको देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए? देखिए सुमैया, जो दूसरी बात आपने की ना वो तो बिल्कुल है, और खान साहब ने ये बात हमेशा की है कि हमने तमाम मुल्कों से बना के रखनी है, हमने किसी और मुल्क की जंग खुद नहीं लड़नी, और तमाम मुल्कों से उन्होंने हमेशा कहा कि मैं कोई एंटी अमेरिकन नहीं हूँ, कहीं एंटी एनी अदर कंट्री नहीं हूँ, हमें सबसे ताल्लुकात होने चाहिए। अब बात आती है वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू की। देखें, जो पूरी बात थी जो खान साहब ने शुरू में अवाम के सामने था, वो क्या था? वो था अमेरिकी साइफर। इसका था कि ये जो तहरीक आनी है, अगर खान साहब और ये गवर्नमेंट चेंज ना हुई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये बात अपनी जगह मौजूद है। उसके पसे पर्दा क्या हुआ, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई हैं। अब जो चीज सामने आई कुछ अर्सा पहले वो ये थी कि वो अमेरिका में जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला, वो जब दस्तावेज बाहर आए और लीक हुए, जब उन्होंने अपनी टैक्स फाइलिंग की, तो उसमें हुसैन के थ्रू अमेरिका से बातचीत की गई थी, और जो सामने सूरत हाल आई वो ये थी कि बाजवा साहब ने गालिबन हुसैन हकानी साहब के थ्रू वहाँ पे लॉबिंग के जो भी सिलसिला था के ऊपर थ्रेड्स भी आए हैं। तो ये तो तारीख इसी तरह लिखी जाती है ना, जब आहिस्ता आहिस्ता शवाहिद बाहर आते हैं, कागजात बाहर आती हैं, आप अपना व्यू एडजस्ट करते हैं कि अच्छा ये वाकया इस तरह से हुआ था। तमाम वाकयात अपनी जगह मौजूद हैं, अवाम के सामने है, डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें, अपनी राय कायम कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि आपकी राय होगी, तो बड़ी ये तो क्लियर बात है। नहीं, मेरी राय नहीं है, मैं अपनी राय थोड़ी दे रही हूँ हसन खाबर साहब। वो इंटरव्यू मैंने भी सुना, देखा भी। ये राय जो बन रही है, आपको पता है कि ये मुखालिफिन ही बनाते हैं राय, और जब मुखालिफिन राय बनाते हैं वो एक बयानिया बनता है, और बयानिया बन के वो आवाम तक जाता है। वो बयानिया जो इमरान खान साहब ने बनाया था वो इतना स्ट्रॉन्ग है और अभी तक है, ये बात सब इस पर बिलीव करते हैं। आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं उस बयानिया को भी नुकसान पहुँचाएगा? ये राय, ये ना मेरी राय है ना किसी और की राय है, ये तो वो राय है जो मुखालिफिन बना रहे हैं। बता रहा हूँ ना, देख, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले दिन से जो बात आज तक हुई है वो बात पूरी कंसिस्टेंट है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। सही। साइफर अपनी जगह हकीकत है। सही। साइफर के बारे में खान साहब ने कौम से बात की थी। अब जो साइफर कैसे आया, उसके पीछे क्या बातचीत हुई, अब जो डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं उससे वो स्टोरी खुल रही है, और इसलिए खान साहब ने कहा लगता ये है कि जो बातचीत हुई थी वो शायद जनरल बाजवा साहब की तरफ से हुई थी। सही। और फिर उसके बाद अमेरिका से साइफर आया। सही। तो ये तो अब उसके मज़ीद जो परत हैं वो उतर रही हैं और चीज़ें सामने आ रही हैं। राइट। अच्छा, अब जो सूरत हाल है, आपने देखा कि आज एक कमेटी बनाई गई और गवर्नर को एक और ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन ने, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो अदालत का हुक्म है उस पर बजाय अमल दरामद करने के, तारीख देने के, एक दफ़ा फिर इस मामले को लटकाया जा रहा है। जिस तरह आप लोगों ने पहले कहा कि अगर ये नहीं करते इंतखाबात का ऐलान तो फिर जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो जाएगा, क्या आपको लग रहा है कि वाकई इस तरह की कोई नौबत आएगी कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाए, या फिर इलेक्शन कमीशन दे देगा अप्रैल में ही डेट? देखिए, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा ये तो जाहिर है, इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को ही पता है। मेरे तो जो हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री अगर मैं देखूँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ऐलान किया, फैसला दिया, वो फैसला हवा में उड़ा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने जिस दिन फवाद चौधरी को अरेस्ट किया गया, कहा कि प्रेजेंट करें, वो फैसला हवा में उड़ा दिया गया। अब तकरीबन 3 दिन पहले जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था कि आप फौरी इलेक्शन की तारीख दें, फौरी, तो 2 दिन वीकेंड पे वेट किया गया। अगर आपको याद हो तो जब मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट हुई तो उस दिन इतवार की शाम को इलेक्शन कमीशन में इजलास बुलाया गया, और इतवार की रात को 11:15 बजे उन्होंने हल्फ लिया। तो इसका मतलब है कि जब मसले हों नेशनल अर्जेंसी के तो इतवार, हफ्ता, सुबह शाम नहीं देखी जाती।
तो जो अदालत का हुक्म था कि फौरी तौर पे इलेक्शन की डेट दें, तो ये हो सकता था कि उसी दिन रात को या अगले दिन सुबह सुबह इजलास बैठता, गवर्नर साहब से फोन पे बात करते जो मुशावरत करनी थी अदालत के हुक्म की रोशनी में, और ये दे दी जाती। तो लफ्ज़ ये रहा है कि 2 दिन का जो इंतजार हुआ है और आज अब ये गवर्नर साहब पे बात मुशावरत पे डाल दी गई है, तो जाहिर है कि ये खदशात जन्म दे रहे हैं, इसीलिए हम अदालत में भी गए हैं और ये नजर आ रहा है कि ये कहीं कंटेम्प्ट की तरफ बात ना चली जाए। तो आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो उसकी दरख्वास्त दायर करने का सोच रहे हैं? जी, मेरा ख्याल में आज की भी है और अदालत में हम गए भी हैं आज। जी, और दूसरी बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें सुमैया, जो असल बात है ना, इसके अंदर एक टाइमलाइन बड़ी सख्त है। एग्जैक्टली उसमें 1 महीना हो चुका है, आपके पास टोटल 90 दिन आइन देता है। एक एक दिन, एक एक लम्हा कीमती है, क्योंकि 90 दिन के बाद जो मौजूदा हुकूमतें हैं ये गैर आइनी हो जाएंगी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम आ जाएगा। ये सूबे को, 2 बड़े सूबों को आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम में तो नहीं चला सकते। तो वक्त की बड़ी अहमियत है इसके अंदर। इसमें कुछ सिर्फ ये नहीं कि जल्दी करनी है, जल्दी ना की तो आइन के सबवर्जन के चांसेस हैं। इसीलिए अदालत के अहकाम भी बड़े क्लियर हैं। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को दे देनी चाहिए डेट। मतलब इसमें को अगर और कोई बात नहीं है तो अदालत का हुक्म क्लियर है। अब उसमें तो कोई, या तो कोई स्टे मिल जाता है उनको, या वो किसी अदालत में मजीद जाते बड़े फोरम पे, और अगर नहीं है तो फिर तो तौहीन अदालत ही है ना, अगर आप नहीं फौरी अमल दरामद करेंगे। कानून तो यही कहता है। बिल्कुल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इस पे बनती है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब देखना है ये आगे सूरत हाल इलेक्शन कमीशन क्या करता है। डेट तो उनको देनी है और जल्दी देनी, ज़्यादा दिन भी इनके पास नहीं है। हसन खबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ेंगे नाजरीन, और बोल अवाम आगाही में आज जिस अहम मौजू पर बात करने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि उस पर हम अपना मौक़िफ़ भी अपने नाजरीन को सामने रखेंगे अपने मेहमानों से। तो रियासत पाकिस्तान में जो तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर कानून को हाथ में लेने की रीत अभी तक नहीं बदली। एक बार फिर हमने देखा कि ननकाना साहब में मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर वारिस अली नामी शहरी की जान ले ली। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 37 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन क्या ये काफ़ी है? इससे कबल भी हमने देखा कि मुश्तइल हुजूम के हाथों तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर जितने भी कत्ल हुए, इन वाक़यात के बाद भी ऐसे ही मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया जाता रहा। इंसानी हुकूक की तंजीमों और उलमाए कराम की जानिब से आवाज़ें भी बुलंद की जाती रहीं, लेकिन ये केसेस थम ना सके। बगैर किसी सबूत के किसी शख्स पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, फिर सज़ा और जज़ा का फैसला हुजूम अपने हाथ में ले लेता है। और 79 शहरी जो आमतौर पर मासूम होते हैं, और ये बात सामने भी आई बाद में, ऐसे हुजूम के जबर का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। 1947 से लेकर 2021 तक तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात में 18 ख़वातीन, 71 मर्दों को कत्ल किया गया। अब तक 107 ख़वातीन और 1308 मर्दों पर तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाए गए। यह दादोशुमार सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की जनवरी 2022 की रिपोर्ट में दर्ज हैं। लेकिन मुहक्किकीन के मुताबिक मावराए अदालत कत्ल किए गए अफराद की हकीकी तादाद सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट में दर्ज अदाद-ओ-शुमार से भी ज़ायद होगी, क्योंकि तौहीन मज़हब के तमाम केसेस नाज़रीन मीडिया पर रिपोर्ट नहीं किए जाते। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट जारी होने के महज 1 माह बाद, यानी कि फरवरी 2022, खानीवाल में एक उधेड़ उम्र जहनी मरीज शख्स पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। एक बार फिर हमने देखा एक और शख्स पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर उसकी जान ले ली गई। उसकी माँ ये कहती है कि मेरे बेटे की जब से अपनी बीवी से तलाक हुई थी, उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया था। बड़ौसी ये कहते हैं कि वारिस अली को हमने नमाज पढ़ते और कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखा है। इससे कबल हम जाएँ दिसंबर 2021 में, तो सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा को भी मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में मौत के घाट उतारा, और उस केस ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को मुतासर किया। हमने सियालकोट वाक़े से भी सबक नहीं सीखा, हम इन जराइम पर काबू नहीं कर पा रहे, ऐसे वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। उलमाए कराम की मज़म्मत, इंसानी हुकूक की तंजीमों का एहतजाज, सरकार का ऐसे वाक़यात की तहक़ीक़ात का हुक्म, और वाक़े के बाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियाँ, कोई भी इक़दाम शहरियों कानून अपने हाथ में लेने से रोक नहीं पा रहा। इसी पर हम बात ज्वाइन कर रहे हैं सारिम बरनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सारिम साहब, क्या वजह है कि बहुत आसान है, कई ऐसे वाक़यात भी हमने देखे कि खातून जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि शुक्र है कि मैंने एक वीडियो बना ली थी, वरना मुझ पर ये तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर मुझे मार देते। और ये बहुत आसान होता है कि जब आपको किसी से अपना गुस्सा निकालना हो या किसी से कोई इंतकाम लेना हो, ये भी हमने देखा कि ऐसे भी केसेस होते हैं कि तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसको फिर हुजूम के हवाले कर दिया जाता है। क्या वजह है इन केसेस के बढ़ने की, उनको रोक कैसे सकते हैं हम? देखिए, तौहीन मज़हब का इतना एहतराम करने वाले लोग जो लोगों को सड़कों पे मार देते हैं, मैं समझता हूँ कानून को इतना सख्त होना चाहिए कि उनको भी फिर सजाएं दें, क्योंकि जो मज़हब की तौहीन वो भी कर रहे हैं
मजहब ने ये इजाजतें उनको नहीं दी हैं कि कानून को इस तरीके से अपने हाथों में लें, लोगों की जानें ले लें। सिर्फ कभी हकीकत के पीछे कभी जो है ना झूठे इल्जामात लगा करके, जिस वीडियो का आपने जिक्र किया वो हमने भी देखी। अब आप सोचे दुनिया ने वो देखी होगी, किधर हम खड़े हैं जब इस तरीके से हम तमाशे बना देंगे। जो सच होगा वो भी झूठ फैलाएगा, और सच या झूठ ये काम अदालतों का है। हमारे जो मौलवी साहिबान हैं, माजरत के साथ अगर उनको देखें, वो टीवी पे उनके बयान कुछ और होते हैं, मस्जिद में, दर्स में, महफिल में कुछ और होते हैं। तो जब इस तरीके से आप डबल पॉलिसीज पे काम करेंगे तो सड़कों ही पे फैसले होंगे। आप एक जबान रखें, एक निज़ाम रखें, फिर कोई काफिर खड़ा हो, कोई मुसलमान खड़ा हो, आपका एक ही ईमान होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से आए दिन हम एक नया तमाशा देखते हैं। आप सोचें तो सही कि किस स्टेज पे आज पाकिस्तान खड़ा हुआ है, और अब किस स्टेज पे चला जाएगा ऐसी चीजें जब दुनिया में सामने जाएंगी। हमें क्या मकसद, अपनी तो परवाह है नहीं, ना मुल्क की, ना कौम की, ना मजहब की। हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि क्या एक मुसलमान दहशतगर्द होता है? क्या मुसलमान अपने हाथ में कानून लेता है? क्या मुसलमान का कोई निज़ाम नहीं होता? तो अगर आप मुसलमान हैं, मुसलमानों के हवाले से आप ये फैसले कर रहे हैं, तो इसके साथ सोचें तो सही ना कि इस फैसले से आपके मुसलमान होने को या मुसलमान मुल्क होने का फायदा है या नुकसान होगा। तो और असल वजह क्या है? कानून में आपको पता है, यहाँ चोर को भी पकड़ो तो छुट जाता है, डाकू को पकड़ो, कातिल को पकड़ो, छुट जाता है। कानून अगर बनाया है तो इन्हें रिसालत का, तो उस कानून पे 100% अमल होना चाहिए, या फिर इतनी जरूरत पैदा करें कि उस कानून को खत्म कर दें। तो कोई एक काम तो करें कि लोगों को समझ तो आए ना कि आखिर हमने जाना कहाँ है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपको लगता है कि थोड़ी काउंसलिंग की भी ज़रूरत है? हमारी जो आवाम है उनकी जो काउंसलिंग है वो नहीं हो रही। हम यहाँ इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर चीज़ें देख रहे होते हैं, ना सिर्फ उलमाए कराम बल्कि रियासत की भी ये जिम्मेदारी है। काउंसलिंग जो है ना, काउंसलिंग इसके कानून में नहीं होनी, काउंसलिंग मौलवी ने करनी है, मस्जिद में करनी है, मदरसे में होनी है। वो नहीं हो रही काउंसलिंग। इसी मैंने कहा ना, टीवी पे बयान कुछ और है, महफिल में कुछ और है, जलसे में कुछ और है। तो फिर क्या होगा इसके बाद? आप एक जगह तो खड़े हो, दीन को तो बनाए। यहाँ दीन की जंग नहीं है, यहाँ मुसलमान की जंग नहीं है, यहाँ फिरकों की जंग है, यहाँ अपने मकासद की जंग है। हम कब खड़े हुए मुसलमानों के लिए? अगर हम मुसलमानों के लिए खड़े हों तो फिर हमारे बॉर्डर कंट्री से क्यों झगड़े जो मुसलमान है, और हमारी चाइना से क्यों बहुत ज्यादा दोस्ती है? हमने हमेशा मुफाद को तरजीह दी है कि हमारे मुफादात किससे हैं, हमने उसको तरजीह दी है, जिसकी वजह से आज हम दुनिया में इस जगह जा हमें ये सोचना होगा, और सिरोतहाल को रोकने के लिए उलमा कराम और रियासत दोनों की बड़ी अहम जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। सामाजिक कारकुन सारे साथ मौजूद थे। और ब्रेक लेने से पहले बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कब कौन मार दे काफिर कहकर शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है, ये हमें सोचना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और एक और जाविया में हम आज बात करेंगे कि पाक बहरिया की जानिब से 2007 से इलाक़ाई अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर 2 साल के वक्फे से मशक़ें मुनक़्क़िद हो रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी इन मशक़ों में 50 ममालिक की अफ़वाज ने शिरकत की। लेकिन इस साल मुनक़्क़िद होने वाली मशक़ों की ख़ास बात यह है कि इन मशक़ों के साथ पाईमैक नामी बहरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जहाँ पर जंगी आलात के अलावा ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ के लिए भी मुतादिद स्टॉल्स लगाए गए। ब्लू इकॉनमी दरअसल मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने में मदद करने की सलाहियत रखती है। आलमी सतह पर ब्लू इकॉनमी का मजमूई हजम 1,500 अरब डॉलर है और ये मजमूई मईशत का 7वां बड़ा शोबा बन गया है। माहिरीन का अंदाज़ा ये है कि साल 2023 के आखिर तक ब्लू इकॉनमी का हजम जो है वो 3,000 अरब डॉलर सालाना हो जाएगा, जबकि साइंसदानों ने समंदर में मौजूद वसाइल का तखमीना 24,000 अरब डॉलर लगाया है। लेकिन पाकिस्तान में समंदर से मौशी सरगर्मियां ना होने के बराबर हैं। पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी रेवेन्यू के लिहाज से हिंदुस्तान और बांग्लादेश की तरफ से कमाए गए अरबों के मुकाबले में सिर्फ 450 डॉलर मिलियन सालाना कमाता है। और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत कर्जों की बुलंद सतह और डिफ़ॉल्ट के बढ़ते हुए खतरात के साथ साथ मुतादिद दीगर मुआशी चैलेंजेस से भी दो चार है। इसी पर हम बात करें, इस मश्क के हवाले से भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड कमोडोर हैं सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला साहब। उबैद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो मिशन अमन है इसका बुनियादी मकसद क्या है और कितने ममालिक इसमें शरीक हुए और कैसे ये सारे जो एक मिशन था और ये सारी जो एक कहना चाहिए कि पूरा एक कॉन्फ्रेंस थी, किस तरीके से हुआ ये सब कुछ? ये एक बेहतरीन सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान नेवी की, जो 2007 में शुरू हुई और उस वक्त दुनिया की 28 नेवी जो थी उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उनके जहाज़ों ने, हेलीकॉप्टर्स ने, उनके स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने, और चारों बर्रे आज़म से लोग यहाँ आए। और अब 8वीं दफ़ा 8th एडिशन जो है वो शुरू है, इस वक्त जारी है। और ये शुरू में मैंने जैसा बताया 28 मुल्कों ने हिस्सा लिया था और इस दफ़ा 50 मुल्कों ने इसमें हिस्सा लिया है, जिसकी बुनियादी हदफ ये है कि जी समंदर जो है वो अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की एक कॉमन मीरास रखी हुई है। ये ख़जाना है जो अल्लाह ने रखा हुआ है। अल्लाह मियाँ ने 1/3 ज़मीन बनाई है और 2/3 जो है वो पानी बनाया है। और ये अल्लाह को पता था कि यहाँ पर आबादी जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे आज 7.2 बिलियन लोग रहते हैं, तो जो वसाइल हैं, जो सस्टेनेंस के लिए चीज़ें हैं वो कम और ख़त्म होती जाएंगी, तो समंदर की तरफ ये रुख करेंगे। तो समंदर को साफ रखने के लिए, समंदर से मुस्तफ़ीद होने के लिए और उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पाकिस्तान ने ये एक नारा दिया, टुगेदर फॉर पीस, यानी समंदर पे अमन भी कायम रहे और उसका सही इस्तेमाल पूरी दुनिया के लोग करें। तो ये जो नारा 2007 में था वो आज भी उतना ही वैलिड है। दुनिया ने लब्बैक कहा। दुनिया की हुकूमतें जो 50 मुल्कों की हैं, उनके अवाम इस नारे के पीछे खड़े हैं। उनकी फ़ौजें यहाँ आई हुई हैं, अपना झंडा उन्होंने बुलंद किया हुआ है और पाकिस्तान की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर इस बात पे कायम है कि कोई एक मुल्क समंदरों को महफूज ना रख सकता है और ना ही उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उबैद साहब एक चीज़ और है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपसे कर सकूँ, वक्त की कमी है। नीमा के हवाले से बताइए, क्योंकि नीमा जो है वो पाकिस्तान का वाहिद मैरीटाइम रिसर्च थिंक टैंक है। इसकी मकासद क्या है, ये वजूद में कैसे आया, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, किन किन एरियाज़ पर इसमें रिसर्च की गई है? जी, ये वजूद आया था 2006 में और आपकी इत्तला के लिए और आपकी सुनने और देखने वालों की इत्तला के लिए कि मैंने उसको इस वक्त ये एस्टेब्लिश किया था। अच्छा। मैं उस नीमा ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स है, उसका सबसे पहला सेहरा मेरे पास था कि मैंने उसको इस्टेब्लिश किया। और उसके इस्टेब्लिश करने की वजह ये थी कि 1947 से लेके और आज तक और उस वक्त तक पाकिस्तान अपने आप को ज़रई मुल्क समझता रहा। सही। और आज भी यही सिचुएशन है। लोग समझते रहे जो कुछ देगा वो ज़मीन देगी, बाग देगा, खेत देगा, और जो अल्लाह मियाँ ने बताया है समंदर में ख़जाने, उसको तवज्जो नहीं दी। तो लोगों की, अवामुन्नास की और पॉलिसी मेकर की तवज्जो को मबजूल कराने के लिए ये पहला मैरीटाइम रिसर्च सेंटर ऑफ द कंट्री इस्टेब्लिश हुआ। अच्छा, तो नीमा के तहत कितनी कॉन्फ्रेंसेस अब तक मुनक्किद हो चुकी हैं? इन कॉन्फ्रेंसेस में ये जो मकासद थे, क्या वो हासिल किए जा सके हैं? जी देखिए, इनके मकासद बुनियादी तौर से जो हैं वो अवेयरनेस ऑफ द मासेस एंड अवेयरनेस ऑफ द पॉलिसी मेकर्स है। और उसके एज अ बाई प्रोडक्ट ये आप दो चीज़ें बड़ी देख रही हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार हुआ, 10वीं दफ़ा हुआ, और उसमें जो MOU साइन हुए, उसमें जो अवेयरनेस आई, उसमें ये बात खुल के सामने आ गई कि ये वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान में ये सोचने पर मजबूर हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पाकिस्तान इज नॉट ऑन लैंड, इट इज ऑन सी। सो आम आदमी की सोच को और पॉलिसी मेकर की सोच को यहाँ हम किसी हद तक लाने में कामयाब हो गए और इसमें काम जारी है। अच्छा, ये ब्लू इकोनॉमी जिसकी बहुत हमने बात भी की, मैंने अपने इंट्रो में नाज़रीन को बताया, जिसका फ़ायदा ज़ाहिर बांग्लादेश भी उठा रहा है, इंडिया भी उठा रहा है, हम भी उठाते हैं, लेकिन हम वाकई ब्लू इकोनॉमी से अपनी जो मईशत का भी फ़िलहाल जो सूरत हाल है,
क्या उसमें कुछ मदद कर सकते हैं? ब्लू इकोनॉमी हमारी मईशत के लिए सूदबंद कैसे साबित हो सकती है, और क्या वाकई हम उस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं ब्लू इकोनॉमी से जिस तरह दीगर ममालिक उठा रहे हैं? बहुत उम्दा सवाल है। मुख्तसरन बता दूं, ब्लू इकोनॉमी का मतलब ये है कि वो तिजारत, वो पैसे कमाए जाएं जिसका ताल्लुक समंदर से या पानी से हो। बदकिस्मती से हमने आज तक इस सिलसिले में मुनासिब काम नहीं किया, बल्कि मैं ये कहूँगा 20 से 25% तक का काम किया है। बहुत काम करना बाकी है। आपने सही निशानदेही की कि भाई बांग्लादेश जिसकी सरहद यानी उसका जो साहिल है वो 550 किलोमीटर का है, पाकिस्तान का साहिल जो है वो 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। सही। हम $450 मिलियन कमाते हैं और वो $2 बिलियन से ज्यादा कमाते हैं। तो इसमें जरूरत भी है, और ये पाकिस्तान की तरक्की का मुस्तकबिल अहम ज़ामिन भी है, उसको यकीनन हम उसका यूटिलाइज भी आगे कर रहे हैं। इसके लिए भी आपने बताया कि सारी हैं। बहुत शुक्रिया उबैदुल्लाह साहब। PSL 8 की बात करते हैं जिसका आज आगाज़ हो रहा है मुल्तान में। PSL 8 जिसका आज इफ्तारी मैच हो रहा है मुल्तान में, और दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स जो हैं आज मद्दे मुकाबिल होंगे। तैयारियाँ कैसी हैं मुल्तान में, और जो खिलाड़ी हैं उनकी तैयारियाँ कैसी हैं ख़ास तौर पर, और जो शौकीन क्रिकेट हैं वो कितने पुरजोश हैं? तो ब्यूरो चीफ मुल्तान ताहिर खान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ताहिर, कैसी तैयारियां देख रहे हैं, कैसा जोश है आज अवाम में? PSL 8 का जो सीज़न की इस वक्त जो ओपनिंग है वो मुल्तान शहर को दी गई है, और ये मुल्तान के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है। मुल्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इंतहाई खुश हैं कि ओपनिंग सेरेमनी मुल्तान में हो रही है। दोपहर बजे से जो क्राउड है वो स्टेडियम के अंदर आई है कि यहाँ पर जो स्टेडियम है वो फुल हो जाएगा, और स्टेडियम जो मुल्तान की कैपेसिटी है वो 28,000 शायकीन क्रिकेट यहाँ बैठकर मैच देख सकते हैं। और मुल्तान स्टेडियम की खूबसूरती भी किसी से कम नहीं। आज का जो मैच है वो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का पहले होम ग्राउंड मुल्तान सुल्तान की टीम यहाँ पर नहीं, अब मुल्तान की टीम है। तो शायकीन क्रिकेट जो मुल्तान के शहरी हैं वो मुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। लाहौर से भी आए हैं, इस्लामाबाद से भी, कराची से भी शायकीन यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त कितने लोग हैं, जो क्योंकि ओपनिंग में कुछ बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े फैमिली साथ आ रहे हैं। चले ताहिर, मैं तो ये उम्मीद कर रही हूँ में भी लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करने वाले मौजूद होंगे और बड़ा ज़बरदस्त खेल हमें देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच ताहिर खान, ब्यूरो चीफ हमारे साथ थे। नसीम राजपूत साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। नसीम साहब हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी PSL बेहतरीन एक एक्साइटमेंट के साथ आ रहा है। पहला मैच है आज, और ज़ाहिर है हमारे जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं वो आज हमें नज़र आएंगे मैदान में उतरते हुए। आपको कितनी उम्मीदें हैं इस PSL से? देखिए, अब तक जितने भी PSL हुए हैं वो मजीद बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। सुमैया, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाई देती है, इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कहीं और नहीं होती जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग में खेली जाती है। हमारे नेल बाइटिंग मैचेस होते हैं, आखिरी ओवर में रिजल्ट आ रहा होता है, ऐसा दुनिया की किसी लीग में नहीं होता। और इस कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ने हमारी क्रिकेट को एक डिफरेंट मकाम पर पहुंचा दिया है। सारी दुनिया से अगर मैं बात करता हूँ तो बिल्कुल एक डिफरेंट मकाम पर ला के खड़ा किया है हमारी क्रिकेट को, और हम सब इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग को हम एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, क्योंकि पूरा मुल्क इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। टीमें ठीक है 6 शहर की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी अपनी टीमों के साथ एक मोहब्बत। अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच हुआ था बुफ्टी स्टेडियम कोयटा में। मैं वो मैच कवर करने गया था, पूरा बलूचिस्तान खड़ा हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स का नारा लगा रहा था। तो सबकी फीलिंग्स है, सबका दिल लगा होता है, और इससे बड़ी प्रोडक्ट पिछले 20 साल में पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं बनी है। आप इससे अंदाजा करें कि शादाब खान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन है, वो कहते हैं कि मैं बना ही पाकिस्तान सुपर लीग से हूँ, और वो सही बात, क्योंकि जब वो पहले साल शामिल हुए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में तो इमर्जिंग प्लेयर शामिल हुए थे। आज वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन है। तो इतना बड़ा फर्क पड़ा है जो देखने को मिला। पाकिस्तान सुपर लीग का हम सब इंतजार कर रहे हैं, अब इंतजार की घड़ियां खत्म। और आज के मैच के बारे में बताइए ना नसीम साहब। आज का मैच ज़ाहिर एक तरफ हम देख रहे हैं कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, दूसरी तरफ है मोहम्मद रिजवान, दोनों टीमें बड़ी फॉर्म में हैं। कौन लग रहा है आप आज का फाते होगा? चलें एक अंदाजा लगा लेते हैं।
सुमैया डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स और 2021 की चैंपियन यानी कि उससे 1 साल पहले की चैंपियन मुल्तान सुल्तान मद्दे मुकाबिल है। आप मेरे ख्याल में ये लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग और मुल्तान सुल्तान की बैटिंग का इम्तिहान होगा, क्योंकि लाहौर कलंदर्स के बाद शाहीन शाह अफरीदी वो कितना रिदम में, ये देखना होगा। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में एक मरतबा फिर वो डाइव लगाते हुए इंजर्ड हो गए थे। बिल्कुल वो पहला मैच खेल रहे होंगे, उसके बाद तो सब देख रहे होंगे कि पाकिस्तान का टॉप फास्ट बॉलर किस तरह बॉलिंग करता है। देन अपनी कप्तानी में उसने जो है वो फतह दिलाई लाहौर कलंदर्स को, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी दिखाई दी थी। देन शाहीन शाह अफरीदी के साथ राशिद खान, हारिस रऊफ, जमान खान, ये जबरदस्त किस्म के बॉलर दिखाई देते हैं। मुल्तान सुल्तान की टीम ज्यादातर अपनी बैटिंग पे रिलाय करेगी, जिनकी बैटिंग में रिजवान टॉप ऑर्डर से आ रहे हैं। एक किस तरह तैयारी करते हैं खिलाड़ी। मोहम्मद रिजवान की एक वीडियो में देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मंजर आम पे आई थी, जिसमें वो प्लास्टिक की बॉल से खेल रहे हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का गेंद स्विंग ज्यादा होता है, तो वो प्लास्टिक की बॉल जब मारते हैं कुछ तेजी से मार रहे थे तो दोनों तरफ वो हल्का गेंद होने की वजह से दोनों तरफ जाता है, तो उसको वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि बॉल स्विंग कैसे होगा। और जाहिर बात है दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैच हारना भी पसंद नहीं करेंगे, जब दोस्ती होती है वो रैंकिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जो हमारी इत्तलात है वो कि हम कराची में बैठे, लेकिन जो क्यूरेटर से बात हुई थी उसके तहत एक परफेक्ट बैटिंग ट्रैक तैयार किया गया और एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। अच्छा, घर के लोगों को। अच्छा चलें, आज के मैच की बात हो गई, अब बाकी टीमों की बात कर लेते हैं। सारी टीमें जितनी भी टीम्स हैं उनकी आप देखते हैं बैलेंस टीम्स हैं, और आगे हमें जो मैचेस होने हैं आगे क्या लग रहा है इस दफ़ा कौन सी टीमें, होता है ना कि शुरू में कुछ टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, फिर वो आगे जाके एक ऐसी टीम सामने आती है, जैसे हमने लाहौर कलंदर्स को देखा लास्ट टाइम, उससे पहले हमने मुल्तान सुल्तान को देखा कि बिल्कुल एंड में आती है वो निकल के, और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है नसीम साहब उनकी। इस बार आपको कौन सी ऐसी टीम लगती है जो हिडन टैलेंट लेके बैठी हुई है और शुरू में नहीं या शुरू में ही या बाद में वो एक अलग ही परफॉर्मेंस के साथ सामने आएगी? सुबह अगर मुझसे पूछेंगी तो मेरी टीम तो कोयटा ग्लैडिएटर्स है। मैं तो उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि पिछले 3 साल से कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, तो इस दफा परफॉर्मेंस इंशाल्लाह बेहतर होगी। लेकिन जैसे आप बात कही कि इस दफा सुमैया एक नई राइवलरी सामने आने वाली है। वो बाबू के पेशावर ज़ल्मी में जाने की वजह से है। वो इससे पहले कराची किंग्स के कप्तान थे, अब वो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान होंगे। तो इत्तलात ये हैं जो सोर्सेज बताती हैं कि कराची किंग्स के चाहे प्रेसिडेंट हो वसीम अकरम हो या उस टीम के तमाम सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद आमिर, शर्जील खान। जी बिल्कुल, तो अब ये आपको लगता है कि एक थोड़ा सा ये राइवलरी सामने आएगी। कराची किंग के कप्तान बाबर आजम, अब पेशावर ज़ल्मी के कप्तान है, लेकिन ये वाकई बात नसीम साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि हम भी ये चाहते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो इस दफ़ा की ट्रॉफी लेकर जाए, और तमाम टीमें बेहतरीन खेलती हैं और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस सबकी होती है, और इस दफ़ा हम फिर कहते हैं ना कि वो बहुत ही ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं हर बार की तरह। इस बार भी PSL 8 से एक्सपेक्टेशंस बहुत आई हैं। नसीम साहब बात कंप्लीट कीजिएगा, बस क्लोजिंग करनी है मुझे। जी बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा था कि बड़ी बैलेंस टीम है। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जो मैच विनर इंग्रेडिएंट्स है वो थोड़ा सा लाहौर में बॉलिंग तो दिखाई दे रही है, लेकिन फखर जमान के अलावा बैटिंग कोई इतनी स्टेबल दिखाई नहीं दे रही। इसी तरीके से कराची किंग्स भी कोई इतनी ज्यादा फॉर्मिडेबल साइड नहीं लग रही है, लेकिन टीम क्लिक कर जाएगी सुमैया। चले देखना होगा ना नसीम साहब, अब जरा खिलाड़ी मैदान में तो फिर पता चलेगा किसकी परफॉर्मेंस कैसे होती है। हम तो सबके लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, और थैंक यू सो मच नसीम साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है आज के PSL के लिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कि आज का मैच कौन जीतता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।